क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ समझिए, हम लोग पढ़े थे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, और उसके बाद ये भी देख रहे थे कि अगर एक समान मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र दोनों है और उसमें कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई थी, ठीक है ना। तो अभी तक आप देख रहे थे कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें कोई आवेश गति कर रहा है, बात समझ में आ रही, वी वेग से, ठीक है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से मान लो कोण कितना बना रहा है, थीटा, तो उस आवेश पर फोर्स कितना लग रहा होगा, तो बोलते थे F बराबर Q VV साइन, यही तो बोल रहे थे लॉरेंज बल। लेकिन अब हम देखने वाले हैं बेटा कि अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई ऐसे चालक तार रखा है और इसमें धारा बह रही है, बात समझ आ रही है, इसको बोलते हैं धारावाही चालक तार, ठीक है। तो कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो इस चालक तार पर कितना बल लगेगा, ये हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं आज, बात समझ में आ रही है। अभी तक क्या देख रहे थे, कोई आवेशित कण है, गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर इतना बल लग रहा है। लेकिन अगर कोई चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रखा हुआ है, कैसा चालक तार, धारावाही, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस पर कितना बल लगेगा। क्योंकि आप सब जानते हो धारावाही चालक तार है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या, आवेशित कण ही तो है। तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा। जैसे धारा इस डायरेक्शन में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गति कर रहे होंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होता है, BD, अनुगमन वेग से, कितने वेग से, BD वेग से, चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, है ना, धारा के विपरीत दिशा में। देखो B वेग से गति कर रहा है, तो B वेग से आवेशित कण, इस पर आवेश का मान कितना है, -e के बराबर, इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻19। आवेश भी पता चल गया, वेग भी पता चल गया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पता ही है कितना है, B होगा। तो उस पर एक एक इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल लग रहा होगा। तो वही हम लोग पता कर लेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल तो हमको पता ही रहेगा, F बराबर इस फार्मूले से E BD और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B और साइन थीटा, जो भी कोण होगा अभी डिसाइड करेंगे, बात समझ रहे। इतना बल लगेगा एक इलेक्ट्रॉन पर। तो हमको पता करना होगा कुल मिलाकर कि इस चालक तार में कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 गुणे इतना बल लगेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है 3 गुणे इतना, मान लो 200 इलेक्ट्रॉन है तो 200 गुणे इतना, हो गया, डेरिवेशन खत्म। यही है आपका की पॉइंट, याद रखना कि एक एक इलेक्ट्रॉन पर कितना लॉरेंज बल लग रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे, यही आएगा ही, ठीक। और दूसरी चीज हम पता कर लेंगे उस चालक तार में इलेक्ट्रॉन है कितना। तो कैसे पता करेंगे, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, जितना उस चालक तार का आयतन होगा उससे गुणा करा देंगे, उतना इलेक्ट्रॉन, बस डेरिवेशन पता। बात समझ में आई। चलो अब कर लेते हैं, हेडिंग बनाओ बेटा, लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑफ ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ठीक है बेटा, ये हेडिंग बनाओ। कर लिए, लिख लेंगे धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, ठीक है। कोई धारावाही चालक तार है उस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा, ये हम लोग, ठीक है। तो अब आप लोग बंद करो लिखना और ध्यान से देखो।
पहले फिगर बना लेते हैं। मान लीजिएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है, ठीक है बेटा। चुंबकीय क्षेत्र की तो दिशा चाहिए ही ना, बिना उसकी दिशा के हम लोग कैसे बता पाएंगे कोण। तो इसलिए मैंने मान लिया है कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चलो यहाँ, ठीक है, इसका मान कितना है, मान लेना वेक्टर v कितना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, b, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें कोई धारावाही चालक तार रख दो, ठीक है ना, चलो रख दे रहे हैं। सपोज करना कोई धारावाही इसमें चालक तार इस प्रकार से कुछ ऐसे रखा हुआ है। बात समझ में आ रही? ये क्या है, धारावाही चालक तार। धारावाही का मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही वो आप बना दो। हम बना देंगे यहाँ पर इस डायरेक्शन से प्रवाहित हो रही धारा, इस डायरेक्शन। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? धारा इस दिशा से इधर की ओर प्रवाहित हो रही है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट? हम मान लेंगे चालक तार की लंबाई, क्योंकि आप जानते हो चालक तार कैसा है, बेलनाकार। और जब हम बेलन का आयतन निकालते हैं तो उसकी ऊंचाई का काम लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। यहाँ पर इसकी ऊंचाई h है, ठीक है, और इसके बेलन की जो वृत्तीय पृष्ठ है उसकी त्रिज्या अगर r है तो आप जानते हो इसका क्षेत्रफल कितना होने वाला है, a बराबर पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल और ये ऊंचाई है, तो कुल मिला के इसका आयतन कितना होगा पूरे बेलन का? बिल्कुल सही, पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, a इंटू h। यानी अगर ये चालक तार होता तो हमको चालक तार में दो चीज की जरूरत पड़ती है आयतन के लिए। एक तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चाहिए होता, बात समझ आ रही, और दूसरी इस बेलन की लंबाई चाहिए होती या ऊंचाई। इसलिए हम लोग चालक तार की लंबाई यहाँ पर मान लेंगे। और मान लीजिए बेटा इस चालक तार की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो यल है, कितनी है, यल। ये कितना मान लें, यल। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? लंबाई मान लिए हैं और ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है अभी लैंग्वेज में लिख दिया जाएगा कि ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब देखना बेटा हम लोग कोण लिखेंगे इसमें कि कोण कितना बनाया जा रहा है। हम मान लेंगे कि जो चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, यही हम लोग वेक्टर यल की डायरेक्शन लेते हैं। यहाँ लंबाई को हम लोग सदिश लेंगे बेटा वेक्टर यल ऐसे, और इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, धारा प्रवाह की दिशा में। तो धारा प्रवाह की दिशा यही तो है, ये हो गई, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या है वो हम लोग बता दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ ये कितना मान ली, थीटा मान ली।
कि जो ये चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। यहाँ तक बात सबको समझ में आई होगी। अब हम लोग जाते हैं लॉरेंज बल की ओर। अब इसका काम लगेगा, जानते तो सब ही हो ना, मिटा दे रहा हूँ। ध्यान देना, लॉरेंज ने कहा कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति कर रहा है तो उस पर एक बल लगेगा, ठीक है ना, क्यू वी बी साइन थीटा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा चालक तार के अंदर चलो, चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में ही तो रखा है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित हो रही है इसका मतलब किसी विशेष दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन बीडी अनुगमन वेग से गति कर रहा है, और वो दिशा क्या होगी, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, यानी कह सकते हो धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहे हैं, और किस डायरेक्शन, धारा तो उस डायरेक्शन में। इसको किस कलर से बना दिया जाए, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा ऐसा, वो इस दिशा में गति कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, कितने वेग से गति कर रहे होंगे, तो आप सब जानते हो बीडी वेग से। कितने वेग से बेटा, बीडी वेग से गति कर रहे होंगे, वो तो अभी लैंग्वेज में लिख देंगे। कौन है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे समझना। ये बनाना जरूरी नहीं है, आप समझ रहे हो चालक के भीतर ही हो रहा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो ये तो हो गया आवेशित कण, बीडी वेग से गति कर रहा होगा, उसका वेग पता चल गया। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी है। बाह्य क्यों बोल रहा हूं, बताओ तानू, बाह्य क्यों बोल रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र केवल बोल सकते थे ना, बोलो। क्योंकि धारावाही चालक तार भी तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। बात समझ में आ रही है, उसी के कारण तो बायो सेवर्ट का नियम हम लोग लगाते थे, एम्पियर का सर्किटल नियम। तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो उसका स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र हुआ जो पहले से चुंबकीय क्षेत्र था, वेक्टर बी। बात समझ में आ रही, उसमें लाकर आप धारावाही चालक तार रखे हो, तो धारावाही चालक तार के लिए वो चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो अभी हम लोग पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही चालक तार के कारण बल, दोनों समांतर धारावाही चालक तार होंगे, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें वो रखा होगा, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें वो रखा होगा। बात समझ में आ रही है, तो स्वयं के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसका हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जो दूसरे चालक तार के कारण। तो दोनों का अंतर समझिएगा। हम यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इसीलिए बोल रहे हैं कि ये पहले से जनरेट था और इसमें आप धारावाही चालक तार रखे, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी गणना हम लोग नहीं करते, ठीक है ना। यही तो उन्होंने कहा था लॉरेंज ने, जैसे मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र है तो ये भी पहले से जनरेट है ना, अब इसमें कोई आवेशित कण आ रहा है अगर गति कर रहा है बी वेग से, तो आप सब जानते हो गतिमान आवेश भी अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, करता है ना। लेकिन हम उसके चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिसमें वो गति कर रहा है, तब इस पर बल लगता था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण। कितना, क्यू वी वी साइन। तो वही चीज यहाँ भी अप्लाई हो रही है, ध्यान से सुनो तभी समझ में आएगा, अगर बतियाओगे तो नहीं समझ में आएगा। तो बाह्य का मतलब समझ में आ गया बेटा, ओके। ध्यान देना, वेक्टर बी का मतलब आवेशित कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है, ये जरूरी होता था, वही तो हम लोग लगाते थे, यानी वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। तो यहाँ पर देखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग इस डायरेक्शन में है और चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का कोण क्या है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपको दिखेगा ये, बात समझ में आ रही है, ये वाला कोण, तो पूरा कोण तो 180 होता है ना, सबको पता है। और ध्यान देना, ये वाला कोण अगर आपको बता दिया जाए कि थीटा है तो ये वाला बता पाओगे बड़े आराम से। पूरे में से हम इतना कोण क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पूरा कितना था 180, 180 में से कितना घटाएंगे, थीटा घटाएंगे, ये वाला मिल जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बेटा 180
बिल्कुल सही। तो 180 माइनस थीटा हमको मिल गया। वेग, अनुगमन वेग बी डी की डायरेक्शन है ना, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, इन दोनों के बीच का कोण। यहाँ पर बी डी ही लिखना ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। अनुगमन वेग क्या है? बी डी। इस वेग से कौन चलता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपके पास उस आवेशित कण का आवेश है, बात समझ में आ रही है, तो कौन है वो? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश सबको पता है। दूसरी चीज, उस कण का वेग पता है अनुगमन वेग, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पता है, बिल्कुल पता है, वेक्टर भी, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और वेग के बीच का कोण पता है, बिल्कुल पता है 180 माइनस थीटा। तो आप वेट किसका कर रहे हो? निकाल सकते हो, निकालें। ठीक है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, ध्यान से समझना। हाँ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रत्येक, ऐसे लिखना, चालक के भीतर बीडी वेग से गतिशील, पूरा लैंग्वेज इसी में आ जाएगा, है ना। चालक के भीतर बीडी वेग से गतिशील प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल या लॉरेंज बल, चुंबकीय बल। अब आप जानते हो बेटा, अभी तो ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इसको कुछ दूसरा बल मान लो, एफ डैश मान लो, F1 मान लो, है ना। जो फाइनल वाला फार्मूला हम लोग प्राप्त करेंगे उसको F मान लेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग मान ले रहे हैं F डैश, कितना मान ले रहे हैं? एक प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल F डैश बराबर होता क्या है बेटा? कण का आवेश, कण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, उस पर आवेश कितना होगा? E, लिख देंगे। कण का वेग कितना है? Vd, अनुगमन वेग लिख देंगे। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसमें वो गतिशील है, वेक्टर में, चलो B लिख दिए, तो QVB हो गया साइन वेक्टर V और वेक्टर V यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और वेग की दिशा के बीच का कोण कितना है? 180 माइनस थीटा, 180। बताओ जी, ये समझ में आया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ना। यहाँ पर लिखेंगे बट हम सब जानते हैं बेटा 180 डिग्री साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यही तो होता है। क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है और द्वितीय में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, और 180 में निष्पत्तियाँ नहीं बदलती, वही की वही रहेंगी, तो इसलिए साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है ना। जिनको नहीं आता वो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं F डैश बराबर E BD B साइन थीटा। बात समझ में है बेटा? इसलिए चाहे हम यही कोण ले लेते हैं चाहे ये कोण लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आने वाला, ठीक है ना। तो अगर मान लो गलती से कुछ लिख भी देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसको बना लेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, अभी इसका काम रहेगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है हमको पता चल गया, बात समझ में आ रही? अगर हम पता कर ले जाएं किसी तरीके से कि इस चालक तार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बात समझ में आ रही है, तो सब पर बल को जोड़ लेंगे, वही बल उस चालक तार पर लग रहा होगा, ठीक है अंकित। चलो ध्यान देना, तो बिल्कुल पता कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं जो काम लगेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना प्रति एकांक माना प्रति एकांक आयतन
आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चलो यहाँ लिख लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, n। यहां तक बात समझ में आ रही है? हम लोग मान लिए बेटा कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। बात समझ में आ रही है? तो हम तो ये पता ही कर सकते हैं कि इस चालक का आयतन कितना है, पता कर सकते हैं आराम से। और आप यहाँ से ये पता कर सकते हो अगर एकांक आयतन में यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n, यानी n गुणे 1 बोल सकते हो। तो 2 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n गुणे 2। 3 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n गुणे 3। कुल मिला के आयतन पता करना जरूरी है ना, इलेक्ट्रॉन तो हम बता ही देंगे। तो पहले आप इस चालक का आयतन निकालो, बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो तो इस चालक का आयतन क्या हो जाएगा, Al, बेलनाकार है ना, Al हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ऐसा लिख देंगे, तब संपूर्ण चालक, संपूर्ण चालक का मतलब हुआ बेटा Al, कैपिटल L है ना, Al आयतन में, यही तो इसका मतलब हुआ। बताना बेटा, संपूर्ण चालक की बात करें कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, तो संपूर्ण चालक का आयतन कितना है, Al, क्योंकि ये बेलनाकार चालक तार होगा। ऐसे अगर हम लोग बढ़िया से देखें, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a, इसको हम अभी लिख देंगे, और लंबाई आप देख ही रहे हो कितना है, यस। तो इस बेलन का आयतन कितना होगा, वहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता था, पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, a, और एच की जगह l। तो ये इस चालक तार का क्या है, आयतन। हाँ, तो लिखेंगे बेटा कि तब संपूर्ण चालक यानी Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, हाँ ओम प्रकाश बताओ कितनी होगी। अरे आप आसानी से बता सकते हो, एकांक आयतन में n, तो 2 मीटर क्यूब आयतन में 2 गुणे n, 3 मीटर क्यूब में 3 गुणे n, और Al आयतन में Aln, है ना। चलो Al और इनटू किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई, हमको पता चल गया कि इस चालक तार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने इलेक्ट्रॉन। और हमको ये भी पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना बल, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 गुणे इतना, 3 इलेक्ट्रॉन पर, और उतने इलेक्ट्रॉन पर उतना गुणे इतना। बस पता चल गया इस चालक तार पर कितना बल लगेगा। डेरिवेशन यही कंप्लीट, यहाँ लिख देंगे। अतः संपूर्ण चालक, बात समझ में आ रही है, लिख देंगे। अतः संपूर्ण चालक का मतलब हुआ बेटा Al इलेक्ट्रॉन पर क्योंकि आप सभी जानते हो संपूर्ण चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने ही तो इलेक्ट्रॉन हैं। तो संपूर्ण चालक यानी Aln इलेक्ट्रॉन पर बल, उसको हम लोग मान लेंगे F। क्या मान लेंगे बेटा, F। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर बल कितना था, F डैश इंटू 1, 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 गुणे F डैश, 3 इलेक्ट्रॉन पर 3 गुणे F डैश।
तो ऐसे ही ALN इलेक्ट्रॉन पर ALN गुणे F डैश। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुआ डेरिवेशन में? नहीं ना, वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। तो ध्यान देना ALN गुणे F डैश की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से E BD और V साइन थीटा। कहाँ से बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सबको रीअरेंज करते हैं बेटा, ठीक से लिखते हैं। तो F बराबर N लिख लो, N E A B D। कुछ पहचाना लग रहा है? आपकी फेवरेट गाली है ना? तो N E A B D, इसको अलग किए, इसको किए, इसको किए, इसको किए। N हो गया, E हो गया, A हो गया, B D हो गया, बचा क्या? L B साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? ये अलग कर रहे हैं। ओके, हाँ, अब आप सब जानते हो कि इसमें है क्या। N जानते हो, लिखा है लैंग्वेज, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश सही है। BD अनुगमन वेग लिखा है, केवल A नहीं लिखा है, उसको भी बता दो। हियर A है क्या? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब हम बता सकते हैं, बट NEABD जो है उस चालक तार में प्रवाहित धारा के बराबर होगी, और उस चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित है? आई। वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, इसलिए F इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह पर ILB साइन, ऐसे लिखना है बेटा। और ये 10th में आप पढ़े थे, इसका फार्मूला आपको पता था, ILB साइन थीटा, है ना? अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको न्यूमेरिकल लगाते समय, मैं आपको यहीं पर क्लियर करवा दूं। याद रखना, अगर कोई चालक तार रखा है तो उसकी लंबाई दी जाएगी, बात समझ में आ रही है? उसमें प्रवाहित धारा दी जाएगी, तब चुंबकीय क्षेत्र दिया जाएगा। तो जब लंबाई दिया है, L दिया है, I दिया है, B दिया है, तो यही तो फार्मूला लगाओगे, ILB साइन थीटा। और जब आपको वेग दिया जाए और उस कण पर आवेश दिया जाए, है ना, और फिर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दिया जाए, तो आप समझ जाना कि वेग दिया है यानी कि कोई गतिशील होगा, बात समझ में आ रही है? और आवेश दिया है यानी कि आवेशित कण होगा। तो कोई आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, तब उस पर ये फार्मूला लगाओगे। और अगर कोई चालक तार रखा है धारा वही, तो ये फार्मूला लगाओगे। बात समझ में आ रही? वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं बेटा इसका, इस सदिश रूप इसका क्या होगा। ध्यान देना बेटा, लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म से हम लोग दिशा उषा ज्ञात करेंगे अभी, है ना? चलो, सबसे पहली बात तो हम ये समझेंगे कि जो इस पर बल लगता है बेटा सदैव, वो लंबाई का मतलब समझ रहे हो, चालक की लंबाई हो गई, चालक की लंबाई L और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, इन दोनों के तल के सदैव लंबवत लगती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि F इसके लंबाई L तथा चुंबकीय क्षेत्र B के तल के सदैव लंबवत होता है। बात समझ में आ रही है? सदैव क्या होता है? लंबवत होता है। इसलिए ध्यान देना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर F इज इक्वल टू, I तो अदिश राशि है, बाहर करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B।
और ऐसा इसलिए लिखा गया बेटा चूंकि एक कारण और आप लिख सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता क्या है, ए बी साइन थीटा। याद रखना ये इसका परिमाण लिखा गया है। थीटा क्या होता है बेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण। बात समझ में आ रही है। यहाँ देखना बेटा थीटा जो था वेक्टर एल और वेक्टर बी के बीच का कोण है। वेक्टर एल ये हो गया, बात समझ में आ रही है, और वेक्टर बी ये हो गया। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और वेक्टर एल का परिमाण एल, वेक्टर बी का परिमाण बी। कॉन्सेप्ट क्लियर। और इसको ठीक से लिखना चाहो तो यहाँ पर मॉड लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है। इसका परिमाण है। दिशा अगर कोई पूछे तो आप सब जानते हो जिन दो सदिशों का सदिश गुणनफल हुआ है उन दोनों सदिशों की हमेशा लंबवत आएगी। तो यहाँ पर देखो वही तो लैंग्वेज लिखा है, वेक्टर एल और वेक्टर बी इन दोनों का सदिश गुणनफल कराए हो, इसीलिए करवाए हो क्योंकि इन दोनों सदिशों के हमेशा लंबवत ही बल होता है जो इनके प्रोडक्ट के बराबर है। बात समझ में आ रही है। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म होगा। अब यहाँ से दिशा आप लोग जानते हो, निकालना पता है ना। बताओ बेटा बल की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, बिल्कुल सही। चलना ना बेटा ये भैया लंबाई की दिशा मैंने कहा है धारा प्रवाह की दिशा में ले लेना। तो चालक तार ये है, इसमें लंबाई की डायरेक्शन ये ले लेंगे और चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन ये ले लेंगे, ऐसे ले लिए। बताओ ये बात समझ में आ रही। पहले वेक्टर पर आपको दाहिना हाथ रखना है, यल पर रख दे और इस प्रकार से रखना है कि दाहिने हाथ की उंगलियां दूसरे वेक्टर की ओर मुड़े। तो अंगूठा किधर की ओर है, तो इस पर जो बल लगेगा बेटा वो लंबवत बाहर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये डायरेक्शन। इसके अतिरिक्त ये तो वेक्टर से हम लोग फाइंड आउट ही कर लिए सीधे हाथ के नियम से या दाहिने हाथ के नियम से। इसके अतिरिक्त भी कई नियम इसके बारे में दिए गए हैं। एक तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 2। एक दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 था, जैसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते थे। क्या था, हम अपने दाहिने हाथ की हथेली को फैलाते थे, फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी उस दिशा की ओर संकेत करें। अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा क्या होती थी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती थी उस बिंदु पर। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बल की डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। और दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को अंगुष्ठ, तर्जनी, माध्यमा, पांचों का नाम तो पता है ना, पता होना चाहिए। अंगूठा या अंगुष्ठ, तर्जनी, माध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। बात समझ में आ रही है। पांचों उंगली का नाम आपको पता होना चाहिए, 3 उंगली का काम लगेगा इसमें। तो हम लोग बोलेंगे यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को कौन कौन सी, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा को परस्पर इस प्रकार से फैलाएं कि परस्पर लंबवत रहें। बात समझ में आ रही है। तो कोड याद रखना, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, कोड याद रखना। फादर का मतलब फोर्स एफ से है ना, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चाइल्ड का मतलब बेटा करंट, जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत, तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और माध्यमा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में, तो अंगूठा उस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से कुछ, ये धारा की दिशा में हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई, अंगूठा क्या है, लंबवत बाहर। बात समझ में आ रही। लेकिन याद रखना जो फ्रेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो केवल लंबवत कंडीशन हो तभी लगेगा। बात समझ में आ रही है। क्या हो, लंबवत कंडीशन हो तभी आपका काम करेगा, नहीं तो